हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड क्लास 12th एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है चैप्टर्स का रिवीजन कराना। एंड आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का नाम है मनी। सो बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही औसम है जिसका नाम है मनी। ठीक है। आज हम लोग बेसिकली ये रिवीजन करने वाले हैं कि मनी क्या होता है, मनी के क्या फॉर्म्स होते हैं, मनी का क्या यूज होता है, सप्लाई ऑफ मनी किसके हाथ में है। ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहली चीज, मनी सुनते ही माइंड में क्या आता है? और सबसे पहले माइंड में तो ये स्ट्राइक होना चाहिए कि इट्स अ मीडियम ऑफ व्हाट। ये क्या है? एक मीडियम है, यानी जरिया है। किस चीज का? एक्सचेंज का। ये किस चीज का एक जरिया है? एक्सचेंज करने का जरिया है। एक बात बताओ, आपको डे टू डे लाइफ में कुछ न कुछ गुड्स का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको फुलफिल करने के लिए आप मार्केट जाते हो तो साथ में क्या लेके जाते हो? मनी। ऑब्वियस सी बात है। और मनी को एक्सचेंज करके आप क्या लेके आते हैं? गुड्स। ठीक है। सो एक्सचेंज इज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ। और एक्सचेंज क्या है? ह्यूमन लाइफ का सेंट्रल सिग्निफिकेंस है, यानी मुख्य उद्देश्य है। एन इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ ऑल दैट नीड फॉर हिज एग्जिस्टेंस। अरे क्या कोई इंडिविजुअल अपने यूज का सारा चीज बना पाता है क्या? क्या वो कैपेबल है कि वो अपनी यूज की सारी चीजें बना ले? नहीं। तो वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा किसी दूसरे के ऊपर, राइट? ही डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट, यानी वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर है? दिस इंप्लाइज इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर आश्रित रहना। और इंटरडिपेंडेंस इंप्लाइज एक्सचेंज, और इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। एक बात बताओ, सिंपल सी चीज, आप मेरे को ये बताओ कि गुड्स लेके, मतलब मैं आपसे गुड्स खरीदूंगा और उस गुड्स के बदले में मैं आपको क्या दूंगा? पैसे। ठीक है। और आप जब मेरे को गुड्स दोगे तो आप उस गुड्स के बदले में मेरे से क्या लोगे? पैसे। और मेरे को पैसे के बदले क्या मिलेगा? गुड्स। तो क्या हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? ऑफ कोर्स। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। यानी ऐसी चीज जो सब लोग एक्सेप्ट कर रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सभी लोग कर रहे हैं, हम, आप, बैंक्स, सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। यानी विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। यानी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जो चीज क्या हो रहा है, एक्सेप्ट, कॉमनली एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल, रुपी इन इंडिया इज अ मनी, यानी इंडियन करेंसी क्या है? और इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। ठीक है। इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हियर, यानी इंडिया में कॉमनली क्या एक्सेप्ट किया जाता है? यानी रुपी एक्सेप्ट किया जाता है। अगर वही आप कहाँ हो, यूएसए में हो, तो वहां पे क्या एक्सेप्ट किया जाएगा? रुपी और डॉलर? ऑब्वियसली डॉलर। ठीक है। व्हेन wants आर नॉट सो मल्टीपल, गुड्स वेर एक्सचेंज फॉर गुड्स। एक बात बताओ, ओल्डर डेज में जाओ। ठीक है। जहां पे गुड्स के बदले क्या दिया जाता था? गुड्स एंड सर्विस दिया जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल कि कोई बार्बर है, वो किसी डॉक्टर को सर्विस दे रहा है। ठीक है। तो वो डॉक्टर का क्या करेगा? वो डॉक्टर का हेयर कट करेगा और डॉक्टर उसके बदले क्या देगा उसको? मेडिसिन की सर्विस देगा। ठीक है। कोई दुकान वाला है, दुकान वाला लॉयर लॉयर को गुड्स देता है, तो उस गुड्स के बदले में लॉयर क्या करेगा? सर्विस देगा। ठीक है। ओके। तो जहां पे इन ओल्डर डेज अ कॉबर वुड मेक अ शू इन रिटर्न फ्रॉम वीट फ्रॉम द फार्मर। देखो होता क्या था पुराने जमाने में, जो कॉबर होते थे, जो जूते चप्पल बनाते थे, वो जूते चप्पल बना के फार्मर को देते थे, और फार्मर उस जूते चप्पल के बदले में क्या देते थे? बीट। यानी जहां पे क्या है,
कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ठीक है। लाइक गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस, या गुड्स के बदले सर्विस, ठीक है। उसको क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। यानी जहां पे चीजों के गुड्स या सर्विस के बदले में गुड्स या सर्विस दिया जाता था इन कंसिडरेशन में, उसको कौन सा सिस्टम बोलते थे? बार्टर सिस्टम, ठीक है। उसको कौन सा सिस्टम बोलते थे? बार्टर सिस्टम, ठीक है। बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड ग्रेटर नीड ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम प्रूव टू बी इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बट देखो हुआ क्या, से फॉर एग्जांपल लोग, वांट्स क्या होता है? अनलिमिटेड ना। एंड नीड क्या होता है? नीड भी बहुत ज्यादा होता है लोगों का। वांट्स क्या होता है? वांट्स तो लिमिटेड है ही, साथ ही साथ डे टू डे इंसान का नीड्स भी चेंज होता जाता है। और उस नीड्स को एंड उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए ये जो बार्टर सिस्टम था, ये सफिशिएंट नहीं था। इसीलिए क्या इन्वेंट किया गया? मनी। कि कुछ ऐसा चीज इन्वेंट करो जो सभी लोग क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके, जिसको किसी को भी लेने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाया? मनी। इनिशियली coin of gold and silver were introduced as a money। शुरुआत में शुरुआत में क्या लाया गया? कॉइन लाया गया, किसका? गोल्ड एंड सिल्वर का, ठीक है। सब्सिक्वेंटली अलॉय मेटल्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ अलॉय मेटल होता क्या है? सबसे पहली चीज, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और मेटल्स विथ वन और मोर एलिमेंट। यानी एक और एक से ज्यादा एलिमेंट, मेटल एक या एक से ज्यादा मेटल का यूज जहां पे हुआ है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल या मेटल्स, जिसको यूज किया गया है कॉइन बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एलॉय मेटल। तो एलॉय मेटल वाज यूज फॉर कॉइनेज अलोंग विथ पेपर मनी। तो एलॉय मेटल का यूज किसके लिए किया जाता था? कॉइन बनाने के लिए किया जाता था। नाउ दिस एज ऑफ प्लास्टिक मनी। यानी अभी कौन सा एज है? प्लास्टिक मनी का एज है। प्लास्टिक मनी क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सबको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। एंड नाउ ई मनी भी आ गया। ई मनी यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी। जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, गूगल पे, फोन पे, ये सब करते होगे ना आप लोग, तो आपको आइडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है, राइट। सो ओरिजिन ऑफ मनी क्या है? ओरिजिन ऑफ मनी रिलेटेड टू द नीड ऑफ फैसिलिटेट एक्सचेंज। यानी एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए मनी का क्या किया गया? ओरिजिन किया गया। मनी इज जनरली डिफाइंड एज अ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर मनी को अगर मनी को डिफाइन किया जाए तो क्या बोल सकते हैं? इट इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड। मनी क्या होता है? इट्स अ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी ये ऐसा चीज होता है जिसको सभी लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, राइट। कोई ये नहीं बोलता कि भाई हम पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। थ्रू इनिशियली इन्वेंटेड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी स्टार्ट में जो मनी हुआ वो क्या था? मीडियम, मतलब एक्सचेंज करने का एक माध्यम बना। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे ग्रेजुअली मनी फाउंड, जैसे जैसे मनी का यूज बढ़ता गया, लोग इसको और किस चीज के लिए यूज करने लगे? स्टोर करने के लिए। अरे आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, तो वो बैंक में जमा किया हुआ पैसा स्टोर हुआ ना आपके पास, ठीक है। सेविंग आर नो लॉन्गर डन बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग। एक बात बताओ, स्टोरेज कब तक, कितना और कब तक होगा? तो क्या किया गया? मनी को यूज किया गया इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। किस चीज के तौर पे? इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। किस चीज के लिए? सेविंग के लिए। ऑल्सो मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। अब एक बात बताओ, मनी का ये क्या हुआ? ये पहला यूज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा। तो मनी मनी क्या हुआ? सबसे पहली चीज, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी किसी भी गुड्स एंड सर्विस को के बदले में, किसी भी गुड्स एंड सर्विस को रिसीव करने के बदले में आप क्या दोगे? मनी दोगे। सेकेंडली, सेकेंड थिंग, मनी को स्टोर करते हैं तो उस स्टोर किए हुए मनी का कुछ वैल्यू होता है, तो मनी का दूसरा यूज है क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा यूज है मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी गुड्स एंड सर्विस को किस टर्म में मेजर करते हैं? मनी का टर्म में, राइट। जैसे 1 केजी आलू का प्राइस कितना है, तो आलू को किस टर्म में मेजर किया? प्राइस के टर्म में ना। तो इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू। यानी उस 1 केजी आलू का वैल्यू कितना है, तो वो किस में मेजर होगा? मनी में मेजर होगा। एंड नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड यानी फ्यूचर, यानी फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो
किस चीज में करेंगे भाई, कौन से फॉर्म में करेंगे? तो फ्यूचर में जो भी पेमेंट होगा किस फॉर्म में होगा? मनी के फॉर्म में होगा, राइट? ओके, तो देखो, मनी इज डिफाइंड एज एन, तो बोल सकते हैं मनी इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। अरे मनी क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट ही हुआ ना, क्योंकि मनी के विद द हेल्प ऑफ मनी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बेसिकली चार। सबसे पहले इट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नेक्स्ट स्टोर अ वैल्यू, मेजर, थर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, एंड नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। यानी आप एक्सचेंज करने के लिए का माध्यम ढूंढ लिए मनी, ठीक है, और मनी को अगर बैंक में जमा कर देंगे तो उस मनी का कुछ स्टोर किए हुए मनी का कुछ वैल्यू होगा। आप किसी भी गुड्स या सर्विस को मनी के टर्म में वैल्यू करते हैं। एंड लास्टली ये है कि अगर आपको किसी को फ्यूचर में पेमेंट करना है तो वो पेमेंट भी किस टर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा? मनी के टर्म में, फॉर्म में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? क्या? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो पढ़ते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। यानी ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पे, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, या फिर गुड्स के बदले सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है, राइट? गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाएगा, या फिर गुड्स के बदले सर्विस सर्विस एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते, इसको एक टर्म, इसको एक और टर्म बोलते हैं, इसका एक और टर्म है जिसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट। एंड ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट कैसे है? तो ऐसा समझिए कि हमको चावल का जरूरत है, तो मैंने मान लो मेरे पास गेहूं बहुत ज्यादा इस बार प्रोडक्शन हुआ है मेरे यहाँ गेहूं का, मेरे यहाँ चावल कम प्रोडक्शन हुआ है और आपके यहाँ चावल ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है और गेहूं कम। तो आपको क्या चाहिए? बेसिकली देखा जाए तो गेहूं, और मेरे को क्या चाहिए? चावल। तो क्या हमने एक दूसरे के वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया? तो क्या ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ? राइट? ओके, सीसी इकोनॉमी स्टैंड फॉर commodity. CC economy stand, what is CC economy? C stand for commodity, yani C economy is the one in which commodity are exchanged for commodities, और in which goods are exchanged for goods। यानी CC economy ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पे गुड्स को एक्सचेंज, कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है कमोडिटी के बदले में, या फिर गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के बदले में। सीसी एक्सचेंज रेफर्स टू बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। सीसी एक्सचेंज सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। सीसी एक्सचेंज सिस्टम को क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। हेंस सीसी इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम। तो सीसी इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी हुआ है जिसको डोमिनेट, जो किसको, जिसको कौन डोमिनेट करता है? बार्टर सिस्टम डोमिनेट करता है। लेकिन देखिए, बार्टर सिस्टम तो अब इंडिया में चलता नहीं है, राइट? एंड बार्टर सिस्टम इंडिया में नहीं चलता है, उसके उसका रीजन ये है कि, उसका रीजन ये है, अब देखिए बार्टर सिस्टम का कुछ ड्रॉबैक था। बार्टर सिस्टम का क्या था? कुछ ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहला ड्रॉबैक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आर कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था वो क्या था? कोर कैरेक्टरिस्टिक्स था, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एम्प्लॉय implies the two individuals are in a position of such goods that they are willing to exchange। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ऐसा क्या इम्प्लाइज करता है कि दो इंडिविजुअल जो इस पोजीशन में है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ गुड एक्सचेंज करके क्या कर लेंगे? एक दूसरे का वांट सेटिस्फाई कर लेंगे। बट ये इतना सिंपल नहीं था। सो इट इज नॉट सिंपल टू फाइंड आउट द पर्सन हु वांट योर हॉर्स एट द सेम टाइम हैज काउ दैट यू वांट टू बाई। ठीक है, लिखा हुआ क्या? इट इज नॉट सिंपल टू फाइंड अ पर्सन हु वांट्स योर हॉर्स। मतलब एक बंदा है जिसको आपका घोड़ा चाहिए और उसी टाइम पे आपका गाय भी चाहिए और आपको गाय भी खरीदना है। तो क्या ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को सेटिस्फाई कर रहा है? नो। अकॉर्डिंगली अंडर द बार्टर सिस्टम एक्सचेंज रिमेन्ड एक्सट्रीमली लिमिटेड। यानी बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज था वो क्या था? एक्सट्रीमली लिमिटेड था, यानी उसका एरिया जो था वो क्या था? लिमिटेड। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। जैसे व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ कार, मतलब अगर पूछा जाए कि आपके कार का वैल्यू क्या है, यू कैन रिप्लाई 5 लाख।
कैन यू गिव द आंसर टू इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? अब एक बात बताओ, ये आप अभी कर रहे हो ना कि मेरे कार का वैल्यू, मेरे फोन का वैल्यू इतना है, बट बार्टर सिस्टम के टाइम पे क्या आप बोल सकते थे कि मेरे गुड्स का वैल्यू इतना है? इवैल्यूएशन ऑफ मनी हैज गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो मनी का इवोल्यूशन क्या दिया हम लोगों को कि किसी भी चीज को किसी चीज में मेजर करेंगे, एक कॉमन यूनिट में मेजर करेंगे, और वो कॉमन यूनिट क्या होगा? वो कॉमन यूनिट रुपी होगा। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। एक बात बताओ, एट द टाइम उस बार्टर सिस्टम के टाइम पे अगर मान लो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करना है किसी, या फिर किसी को फ्यूचर पेमेंट करना है, तो भैया उसको पेमेंट करना कितना है? अगर वो बोला कि आपको हम 10,000 पेमेंट, 10,000 रुपया पर मंथ पेमेंट करेंगे, तो उस 10,000 के बदले में मेरे पास उस टाइम कॉइन नहीं था, तो मेरे को क्या देना पड़ता बेसिकली उसको? गुड्स। तो उसको कितना गुड्स देते कि वो 10,000 की इक्वल होता? क्या ये हमको पता था? नहीं। बट क्या ये मनी के आने के बाद ये पॉसिबल हो गया कि हमको कितना देना है? भैया 10,000 देना है। ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ मनी हैज फैसिलिटेट कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। तो मनी का इवैल्यूएशन क्या फैसिलिटेट किया? कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट फैसिलिटेट किया है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इन सीसी इकोनॉमी सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। एक बात बताओ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इकोनॉमी में जो सेविंग होता है, ये सिर्फ सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। अरे सेविंग कैसे पॉसिबल है? जब आप गुड्स का स्टोरेज करेंगे तभी तो। इट इज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज फियर ऑफ कैपिटल लॉस। एक बात बताओ, अगर आप गुड्स को स्टोर करके नहीं रखोगे तो सबसे पहली चीज, क्या आपको सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, यानी उस गुड्स को रखने का पैसा लगेगा? और दूसरी चीज, आपने उस गुड्स को खरीदने में जो कैपिटल लगाया है, अरे वो भी खोने का तो डर है, राइट? तो बार्टर सिस्टम का कितना ड्रॉबैक है? 5। पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। थर्ड, डिफिकल्टी फॉर फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। नेक्स्ट, सॉरी 4, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं, अपन लोग रिवीजन करने वाले हैं। अपना नेक्स्ट टारगेट है फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ना है। क्या पढ़ना? फॉर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहला क्या है? फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी, सबसे पहले चीज, फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इशूड बाय ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा मनी जिसका जो इशू तो हो रहा है, बट किसके द्वारा इशू हो रहा है? एक प्रॉपर अथॉरिटी या ऑर्डर के, गवर्नमेंट के प्रॉपर अथॉरिटी से या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू हो रहा है। वैसे मनी को क्या कौन सा मनी बोलते हैं? फिएट मनी। यानी ऐसा मनी जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी से या गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू हो रहा है, उस पैसे को क्या बोलते हैं? उस मनी को क्या बोलते हैं? फिएट मनी। इट इंक्लूड ऑल नोट। जितने भी नोट होते हैं या जितने भी कॉइन होते हैं, वो क्या होते हैं? दिस आर पार्ट ऑफ फिएट मनी which the people of a country which is legally bound to accept as a medium of exchange। एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इंडिया में पैसे कौन प्रिंट करने का काम किनका होता है? आरबीआई का। ठीक है। बट आरबीआई क्या अपने, आरबीआई को जितना मन, आरबीआई चाहे जितना मन चाहे उतना पैसे छाप देगी बिना गवर्नमेंट से पूछे? नहीं, बिल्कुल। तो उसको बिना गवर्नमेंट के अथॉरिटी के आरबीआई पैसे प्रिंट नहीं करेगी। और आरबीआई के द्वारा छापे, आरबीआई के द्वारा छापा गया पैसा क्या लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट, fiduciary money। Fiduciary money is that money which is accepted as a medium of exchange because of trust between the payer and payee। यानी fiduciary money ऐसा मनी होता है, ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि रिसीव करते हैं या फिर जो कि एक्सेप्ट करते हैं ट्रस्ट की वजह से पेयर एंड पेई के बीच में। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है चेक। चेक चेक वो जो बैंक वाला चेक होता है ना, वो आप किसी को बैंक का चेक काट के देते हैं, तो क्या सामने वाला बंदा वो बैंक चेक लेने से मना कर देता है? नहीं, वो चेक एक्सेप्ट करता है ना। तो ऐसा मनी जिसमें क्या इन्वॉल्व है? ट्रस्ट इन्वॉल्व है पेरेंट पेई का।
उस मनी को क्या बोलते हैं? फिड्यूशियरी मनी। नेक्स्ट, फुल बॉडेड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू एंड व्हेन दीज आर इशूड। तो फुल बॉडेड मनी क्या हुआ? फुल बॉडेड मनी refers to money coin in terms of coin whose commodity value is equal to money value। यानी उस कॉइन का जो वैल्यू है, उस कॉइन का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? उस कॉइन के कमोडिटी का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? मनी के वैल्यू के इक्वल है। एंड व्हेन देस आर इशूड, और वो इक्वल कब होगा? जब वो कॉइन इशू होगा, राइट। जैसे a 1 rupee coin during the British period in India was made of silver। अरे जब अंग्रेज लोग इंडिया में थे उस टाइम जो सिल्वर का कॉइन 1 रुपए का बना था, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड के टाइम सिल्वर का बना हुआ होता था। अ कमोडिटी वैल्यू ऑफ कॉइन इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। तो उस 1 रुपया का सिल्वर का कॉइन का वैल्यू, उस 1 रुपया का वैल्यू कितने के इक्वल था? उस सिल्वर के वैल्यू के इक्वल, ठीक है। ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेंट इन द कॉइन इज इक्वल टू 1। यानी उस सिल्वर का सिक्के का वैल्यू कितने के इक्वल था? 1 रुपए के सिक्के के इक्वल था, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट मनी रेफर्स टू मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। यानी क्रेडिट मनी ऐसा मनी होता है जिसमें मनी का वैल्यू ज्यादा होता है कमोडिटी के वैल्यू से। मनी का वैल्यू ज्यादा होता है कमोडिटी के वैल्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल दैट द रूपी कॉइन इज मेड इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो कॉइन प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, उनका मार्केट वैल्यू कितना होता है उनके मेटल का? ऑब्वियसली मच लोअर देन द मनी वैल्यू ऑफ रूपी कॉइन। अरे उस मेटल का वैल्यू क्या होता है? उस कॉइन के के रूपी से कम ना। उस उस सिक्के का वैल्यू यानी उस मेटल का वैल्यू उस कॉइन के ऊपर जितना रुपया लिखा होता है उससे कम होता है ना। तो वैसे मनी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे डिमांड क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। सप्लाई क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ मनी, यानी मनी का सप्लाई क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। यानी एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास कुछ पैसे हेल्ड हो जाते हैं, कुछ पैसे रह जाते हैं, उसको वो स्टॉक माना जाता है, ना कि फ्लो माना जाता है। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल इन अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? तो क्या लिखा हुआ है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल। टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो जो अपना पैसा स्टॉक करके रखे हुए हैं उसी को क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड। तो सप्लाई ऑफ मनी में क्या नहीं आएगा? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जो पैसा गवर्नमेंट अपने पास क्या करके रखा हुआ है? स्टॉक करके रखा हुआ है, वो पैसा नहीं आएगा स्टॉक ऑफ मनी में। या फिर बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वो भी पैसा इंक्लूड नहीं होगा। किसमें किसमें इंक्लूड नहीं होगा? स्टॉक ऑफ मनी में वो इंक्लूड नहीं होगा, राइट। बिकॉज द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर ऑफ अ मनी। और वो इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ही है जो मनी सप्लाई करने का काम करती है। एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी नेवर बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री। तो ये जो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर है, यानी जो लोग मनी सप्लाई को क्या कर रहे हैं? मनी का सप्लाई कर रहे हैं, उनके पास जो पैसा स्टॉक में पड़ा हुआ है सप्लाई करने के लिए, तो क्या आप उसको स्टॉक मानोगे? ऐसा समझो कि बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ है मार्केट में भेजने के लिए, आप उसको स्टॉक मानोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको स्टॉक नहीं मानोगे। द रीजन इज क्योंकि बैंक का काम क्या है? मनी का सप्लाई करना, राइट। नोट द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, नॉट हु सप्लाई मनी।
सिंपल सी चीज, एकदम सिंपल टर्म में समझने के लिए आप ऐसा समझो कि सप्लाई ऑफ मनी में क्या इंक्लूड होगा। तो सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ वही इंक्लूड होंगे जो कि स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड कर रहे हैं। यानी आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो तो आप अपना पैसा कभी भी डिमांड करके निकाल सकते हो ना, तो आपको सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड किया जाएगा, ना कि बैंक को जो पैसा का सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी इंडिया में मनी सप्लाई को मेजर करने का 4 फॉर्म है। ठीक है। और वो फॉर्म है M1, M2, M3, M4। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। M1 क्या होता है? M1 क्या है? इट्स मनी मेजरमेंट। ये क्या है? मनी सप्लाई को मेजर करने का तरीका है। तो M1 होता क्या है? M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब ये क्या है? वेयर C रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और इस करेंसी में पेपर नोट और कॉइन दोनों इंक्लूड होंगे। DD क्या है? इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक में जो पैसा जमा है पब्लिक का एज अ डिमांड डिपॉजिट, वो। ठीक है। यानी डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो कभी भी विड्रॉ हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है ऑन डिमांड। नेक्स्ट, OD। OD यानी अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड होता है? तो अदर डिपॉजिट में इंक्लूड होता है डिमांड डिपॉजिट विथ RBI ऑफ PFI। डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड क्या हुआ? RBI का जो PFI होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे नाबार्ड हो गया या फिर LIC हो गया, उनके पास जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है वो डिमांड डिपॉजिट विथ RBI ऑफ अ फॉरेन सेंट्रल बैंक। डिमांड डिपॉजिट यानी वैसा डिपॉजिट जो RBI के पास है, बट वो किनका है? फॉरेन सेंट्रल बैंक का। एंड नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है। बट OD में, अदर डिपॉजिट में इंक्लूड क्या नहीं होगा? डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विथ RBI, और डिपॉजिट ऑफ कंट्री बैंकिंग सिस्टम विथ RBI। राइट। तो अदर डिपॉजिट में इंक्लूड क्या नहीं होगा? अदर डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा गवर्नमेंट का पैसा जो RBI के पास पड़ा हुआ है, और बैंकिंग सिस्टम का यानी बैंक्स का पैसा जो RBI के पास पड़ा हुआ है वो इंक्लूड नहीं होगा। राइट। ओके। नेक्स्ट, और ये क्या है? सप्लाई ऑफ मनी है। सप्लाई ऑफ मनी यानी करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक, और अदर डिपॉजिट। और अदर डिपॉजिट में क्या आया? वैसा डिमांड डिपॉजिट जो RBI के पास है, किसका? PFI का, यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट विथ RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, एंड नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हु सप्लाई मनी इन इंडिया, यानी इंडिया में हु मनी सप्लाई का काम कौन करता है। ठीक है। तो इंडिया में मनी सप्लाई का काम करते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री यानी RBI, एंड कमर्शियल बैंक। तो इंडिया में मनी सप्लाई करने का काम 3 लोग करते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट, नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड थर्ड, कमर्शियल बैंक। राइट। इन इंडिया RBI इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। इंडिया में RBI जो है वो क्या है? प्रिंसिपल सप्लायर है मनी का, यानी मनी सप्लाई करेगा तो RBI ही करेगा। राइट। नेक्स्ट, RBI इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ MRS यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी RBI जो करेंसी इशू करती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे करेंसी इशू करती है। जैसे, तो ये MRS होता क्या है? रिजर्व बैंक मेंटेन, यानी RBI को मेंटेन करना होता है, मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना होता है 200 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ का? 200 करोड़ का। और उस 200 करोड़ को एज अ रिजर्व मेंटेन तो करेंगे, तो किस फॉर्म में करेंगे? गोल्ड के फॉर्म में और फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में। पहला गोल्ड के फॉर्म में और दूसरा कॉमन फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ठीक है। तो इस 200 करोड़ में मस्ट यानी होना ही चाहिए 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, एंड बचे हुए पैसे यानी 85 करोड़ क्या होना चाहिए? फॉरेन सिक्योरिटीज। राइट। नेक्स्ट, मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब देखिए,
थ्रू डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक जो पैसा बनाती है यानी पैसा लोगों से डिपॉजिट कराती है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, बैंक मनी। इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट या फिर बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक जो पैसा क्या करती है, क्रिएट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, बैंक मनी। क्लियर है? क्लियर है? अगला तो हमारा क्या है, थर्ड। तो हमारा गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री, यानी गवर्नमेंट जो है वो क्या है, थर्ड सोर्स है मनी सप्लाई करने का इंडिया में। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो 1 रुपए का कॉइन और वो इंडिया में 1 रुपए का कॉइन एंड नोट इशू करने का काम किनका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। क्लियर है? ओके, चलिए आइए फिर हम लोग एमसीक्यू देख लें। एमसीक्यू अपन लोग देख लेते हैं जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बार्टर सिस्टम रेफर्स टू दैट सिस्टम वेयर इन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स आर नॉट एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक करेंसी। तो क्या होगा इसका आंसर, ए। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ बार्टर सिस्टम, यानी बार्टर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी, कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी यानी जो कॉमन है, कॉमनली यूज फॉर स्टोर वैल्यू, फिक्स रेट एक्सेप्टेड टू बैंक। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, मनी इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड एट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होता है, इट्स अ कॉमनली एक्सेप्ट, ओके, मनी इन विच एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जस्ट बिकॉज ऑफ, यानी ये पूछ रहा है कि जहां पे ट्रस्ट के बेसिस पे पेयर एंड पे के बीच में जो पैसा होता है, ट्रस्ट के बेसिस पे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिस पैसे को करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फुल बॉडेड मनी, क्रेडिट मनी, फिड्यूशियरी मनी। कौन सा मनी बोलते हैं, अरे कौन सा मनी बोलते हैं भाई, फ्यूडिशियरी मनी बोलते हैं। फुल बॉडेड मनी इज दोज मनी इन विच कम्युनिटी वैल्यू, फुल बॉडेड मनी में कम्युनिटी वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। मनी दैट इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अथॉरिटी के बेसिस पे जो पैसा इशू किया जाता है उसको कौन सा मनी बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिएट मनी, राइट। व्हेन मनी ऑफ वैल्यू एक्सीड कम्युनिटी वैल्यू, यानी पैसा का वैल्यू कम्युनिटी का वैल्यू को एक्सीड करेगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट मनी बोलेंगे। ठीक है, मनी इज a standard for deferred payment, has a leg led to emergence of lead to emergence of financial market, right? The following are the component of, अरे कौन कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है एमोन का, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, कैश रिजर्व, कौन सा, टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट। तो 9 का बी होगा। क्लियर है? बैंक मनी इज दैट मनी इन विच, बैंक मनी इज दैट मनी विच इज, अरे बैंक मनी कौन सा मनी होता है जो कौन प्रिंट करता है, प्रिंट बाय वे, प्रिंट बाय गवर्नमेंट, या जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो क्रेडिट क्रिएशन से जो फॉर्म होता है वही क्या कहलाता है, बैंक मनी कहलाता है। हु सप्लाई मनी इन इंडिया, आरबीआई भी करती है, कमर्शियल बैंक भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट में क्या इंक्लूड होता है, चेकेबल डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट विच कैन बी ड्रॉन ऑन डिमांड होता है, एफडी होता है, ऑफ कोर्स, यानी डी। इन इंडिया, ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडिया द फोर ऑल्टरनेटिव मनी, alternative measure of money supply, M1, M2, M3 and M4. Of these, M1 is, तो M1 क्या है, करेंसी विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी 13 का सी होगा। 14 क्या, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक। ठीक है, इन इंडिया कॉइन आर इशूड बाई, इंडिया में कॉइन कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज separate act of sale and purchase of individual, combination of act of sale and purchase of individual, and expand the scope and sale of purchase in individual। तो ये होगा ए एंड सी, सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इंडिविजुअल, एक्सपेंड द स्कोप। नेक्स्ट, यूज ऑफ फॉलोइंग सिस्टम फॉलोड बाय आरबीआई बाय इशूइंग, अरे आरबीआई मनी इशू करने के पहले कौन सा सिस्टम अपनाती है, तो एमआरएस यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। डायनामिक फंक्शन इज मनी ऑफ मनी आर रिलेटेड टू, डायनामिक फंक्शन, मनी का जो डायनामिक फंक्शन है वो किससे से रिलेट करता है, तो वो रिलेट करता है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी से। हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू money supply in India only, no. Total supply of money in economy, no. Notes and coin held by
people? No. Notes and coin held by people as well as cash reserve in the commercial bank. Clear है? ओके, सो यह था हमारा मनी के ऊपर एक रिवीजन लेक्चर. सो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.